Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here for the B Exam Ready series for class 7 science, and in this we are going to cover up the chapter Changes Around Us, Physical and Chemical. And here in this video we are going to cover up lots of different type of question so that you can be fully prepared for your examination. बेटा ये सारे questions अगर आपको समझ में आ गए और आपने कर लिए, then you will definitely get an edge for your midterms. Got it? Provided you have seen the one shot of this chapter for proper concept clarity. अगर नहीं देखा है तो अभी भी देख लो, link is given in the description. ठीक है? Now let's get started with this video, starting with first multiple choice question. So here we go. First one. Which one of the following is a fast chemical change? Okay. पहले तो chemical change find out करना पड़ेगा, फिर fast वाला भी find out करना है. देखो ऑप्शन क्या है? Burning of paper. So burning of paper, पेपर बर्न होकर एश में टर्न हो जाता है, तो डेफिनेटली इट इज अ केमिकल चेंज और ये बहुत जल्दी होता है. आप जैसे ही पेपर को फायर के पास लेके जाओगे इट विल स्टार्ट कंबशन. सो येस इट इज अ फास्ट केमिकल चेंज. नेक्स्ट, कटिंग ऑफ पेपर. बेटा पेपर को कट करोगे तो सिर्फ साइज या शेप चेंज होगा, प्रोडक्ट तो नहीं चेंज होगा ना, पेपर तो पेपर ही रहेगा. सो अगेन इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज, तो ये तो आएगा ही नहीं इस कैटेगरी में. नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन. Rusting of iron is a chemical change. Why? Because iron turns into rust, that is ferric oxide, है ना, iron oxide बोलते हैं उसको. तो यहाँ पर rusting of iron, but it is not a fast change. It doesn't happen in seconds or within minutes. इसको देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा at least a week. So it is not a fast chemical change. ये ऑप्शन में नहीं आएगा. Next, lightning of matchstick. Yes, it is a fast chemical change. Immediately आग लग जाती है ना matchstick में. So it is a fast. देखो कहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ सी. दिस वन इज द करेक्ट वन. करेक्ट. चलो नेक्स्ट वन. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग CO2. CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ. ओके बेटा, ऑप्शन पढ़ने से पहले एक बार फटाफट से इस एक्सपेरिमेंट को रिकॉल करते हैं. क्या हुआ था यहाँ पर, मैंने करके दिखाया था प्रॉपर वन शॉट में, है ना. क्या किया था हमने, लाइम वाटर में हमने एक्सहेल किया तो थोड़ी देर में वो मिल्की टर्न हो गया. अब जब हम एक्सहेल करते हैं तो कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड. सो बेसिकली देयर वाज अ रिएक्शन बिटवीन लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ तो नया बना था. ठीक है, अब रिएक्शन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट आ सकती है एग्जाम में. व्हाट इज लाइम वाटर? लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. इसमें हमने पास करा कार्बन डाइऑक्साइड तो कुछ प्रोड्यूस हुआ, मिल्की टर्न हुआ तो कुछ तो प्रोड्यूस हुआ व्हाइट कलर का. एंड व्हाट वाज दैट? दैट वाज कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर. वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट था. अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, क्या वो सॉल्युबल था? नो, इट वाज नॉट सॉल्युबल. हमें कैसे पता पड़ा? बिकॉज व्हेन वी केप्ट इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम तो हमें पूरा नीचे व्हाइट पाउडर सेटल्ड मिला, है ना, विच शोज दैट इट वाज इनसॉल्युबल. अब ये पूरी रिएक्शन बेटा मैंने आपको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख के दिखाई है. अगर आपके स्कूल में फॉर्मूलेज नहीं करवाए हैं सो डोंट गो फॉर दिस. ठीक है, आप वर्ड फॉर्म में लिख के आ जाओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे स्पेलिंग लिख के आ जाना. ठीक है, अब देखो तो क्या बना, क्या मिला था आपको, ये मिल्की फॉर्म क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच वाज इनसॉल्युबल. अब ऑप्शन पढ़ो. सॉल्युबल तो है ही नहीं ऑप्शन में, इनसॉल्युबल. ये रहा इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज वन. दूसरा क्या है, कैल्शियम इनसॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नो, ये तो नहीं है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर. डन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following correctly explains bioluminescence? Okay, बेटा bioluminescence अलग से एक बॉक्स में दिया हुआ था कंबशन के बाद. क्या होता है bioluminescence में? In this process takes place in living organism. It is a type of chemical process, है ना, living organism में होती है और इस प्रोसेस में लाइट प्रोड्यूस होती है. इसके नाम में ही सब कुछ पता पड़ता है. बायो सो लिविंग बीइंग, ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट प्रोड्यूस हो रही है इसमें. Got it? So it is a chemical change which takes place inside the living organism and it produces only light. There is no production of heat. Got it? जो कि कंबशन में होता है. कंबशन में क्या होता है, आपको लाइट और हीट दोनों मिलती है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर सराउंडिंग में होता है. ठीक है, चलो. सो अब देखो ऑप्शन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं. इट टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यस, इट इज ट्रू. इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट. नो, हीट नहीं है ना, लाइट है सिर्फ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ हीट ओनली. नो, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ लाइट ओनली. यस. सो फर्स्ट एंड फोर्थ ये बी वाला. डन. नेक्स्ट वन, फोर्थ. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज. बेटा बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन फॉर्मूला लिखवाया है तो ठीक है. क्या होता है बेकिंग सोडा? इट इज सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट, कार्बोनेट अगर कहीं पर भी कार्बोनेट है तो वहां पर CO3 आता है, बताया था मैंने पहले, ठीक है। कहाँ है नेम देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, नो सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये रहा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडियल स्टेप्स टू एक्सटिंग्विश फायर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या करोगे फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए? ऑप्शन पढ़ते हैं। पुट थिक कॉटन ब्लैंकेट टू रैप द पर्सन, यस वी शुड रैप द पर्सन विद द थिक कॉटन ब्लैंकेट, है ना। क्यों करते हैं ऐसा? टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बेटा कंबशन के लिए 3 थिंग्स वर रिक्वायर्ड, क्या क्या? कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी फ्यूल, उसके अलावा ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर, है ना, याद कर लिया होगा आप तो यहां पर हम बेसिकली इससे क्या कर रहे हैं, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट जो कि ऑक्सीजन है उसको कट ऑफ कर रहे हैं। गॉट इट? सो यस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, पुट एनी क्लॉथ टू रैप द पर्सन, नो बेटा एनी क्लॉथ नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे नायलॉन और पॉलिस्टर से अगर रैप कर दोगे तो उल्टा वो मेल्ट हो जाएगा गर्मी से, तो ऐसे में बर्न ज्यादा होता है, ठीक है। सो नेवर डू दिस। नेक्स्ट, क्लोज ऑल द विंडोज, यस वी शुड क्लोज ऑल द विंडोज। व्हाई? बिकॉज अगर हम विंडोज को क्लोज कर देंगे तो बेसिकली वी आर नॉट लेटिंग द फ्रेश एयर कम इनसाइड, तो ऑक्सीजन हम नहीं आने दे रहे हैं अंदर, ठीक है। सो अगेन इट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन, वी शुड डू दिस। ओपन ऑल द विंडोज, नो नेवर। अगर आप ओपन करोगे तो ज्यादा ऑक्सीजन फिर अंदर आएगी, है ना, तो फायर ऐसे में इंक्रीज हो जाती है, नो। सो फर्स्ट एंड थर्ड, ये रहा फर्स्ट एंड थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट वन, चलो नाउ वी आर गोइंग फॉर assertion एंड रीजन। बेटा ऑप्शंस पता होंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, करेक्टली एक्सप्लेनेशन ए। सेकेंड वाले में बोथ assertion एंड रीजन ट्रू बट नो एक्सप्लेनेशन, आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग, सो बी ऑप्शन। हियर ए इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, आर इज फॉल्स, सी। और लास्ट वाले में फर्स्ट स्टेटमेंट यानी assertion इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, सो डी ऑप्शन। पता है? चलो करते हैं फटाफट। Assertion, baking soda gave fizzing sound with lots of gas bubble on adding lemon. Yes, this is true. Baking soda में जो हमने विनेगर डाला था, विनेगर इज एन एसिड, लेमन में भी एसिड होता है ना। तो अगर हम किसी भी एसिड को डालेंगे बेकिंग सोडा में तो एकदम से फिजिंग साउंड आती है, बहुत सारे गैस बबल प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज ट्रू। अब इस रीजन देखो, कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन दिस इज ऑल्सो ट्रू। बेटा कार्बोनेट, ये जो बेकिंग सोडा था वो क्या था? वो था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें जब आपने कोई भी एसिड को डालोगे तो आपको CO2 प्रोड्यूस करके देगा ये, along with some other substance। ये लिखना पड़ेगा, some other substance। उस अदर सब्सटेंस का फॉर्मूला अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो नाम है, लेकिन some other substance लिखना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ CO2 प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट है, कार्बोनेट हमने एसिड डाला, CO2 प्रोड्यूस हुआ और उसी के वजह से ये फिजिंग साउंड मिलती है हमें। सो मीन्स रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन, है ना। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट वन, असर्शन क्या है? कटिंग ऑफ वुड इनटू स्मॉल पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। बेटा कटिंग ऑफ वुड इनटू स्मॉल पीसेस, तो यस इट इज अ फिजिकल चेंज, शेप साइज चेंज हो रहा है ना उसका, वुड का, ये तो वुड ही रहेगा, सो क्या फिजिकल चेंज तो है। रीजन देखो, हेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यस कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, एंड द चेंज इज रिवर्सिबल। बेटा चेंज इज रिवर्सिबल, अगर आप वुड को कट कर लोगे तो दोबारा थोड़ी आपको वुड लॉग मिल जाएगा, तो चेंज इज नॉट रिवर्सिबल, है ना। तो यहाँ पर ये चेंज रिवर्सिबल नहीं है, सो यहाँ पर रीजन आपका रॉन्ग हो गया है, असर्शन ट्रू है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, सी इज द ऑप्शन, ठीक है। अंडरस्टूड? चलो एंड नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। बेटा दीज आर द 2 मार्कर वंस, पढ़ो क्वेश्चन फटाफट से। A change in a substance is desirable in one situation but undesirable in other. Do you agree? Justify. बेटा कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो कभी हमें चाहिए होते हैं, कभी हमें नहीं चाहिए होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन दे आर डिजायरेबल और मे बी नॉन डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, होता है ना ऐसा। सो येस वी विल एग्री विद दिस बट जस्टिफाई, यू नीड टू गिव रीजन्स ऑल्सो। अब बताओ क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? द बेस्ट एग्जाम्पल इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड। बेटा स्पॉइलिंग, जब हम खाना खाते हैं तो हमें नहीं चाहिए कि हमारा फूड स्पॉइल्ड हो, वी वांट बिल्कुल फ्रेश वाला फूड, है ना। बट द सेम फूड व्हेन वी थ्रो, सो व्हेन इट इज इन द गार्बेज देन वी वांट इट्स डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है? स्पॉइलिंग तो होती है फूड की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं उस पर और स्पॉइल करते हैं पहले उसको, है ना। सो दिस इज डिजायरेबल व्हेन इट इज अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन बट नॉन डिजायरेबल व्हेन वी आर ईटिंग आवर फूड, है ना, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। और क्या हो सकता है ऐसे एग्जाम्पल? यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ फायर ऑल्सो। फायर इज रिक्वायर्ड व्हेन इट इज आवर कंट्रोल, जब तक हमारे कंट्रोल में है हमें फायर चाहिए फॉर कुकिंग फूड, फॉर लैम्प, फॉर लाइट, लेकिन
अनडिजायरेबल कब है? जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इजंट इट? सो इस तरीके से आप कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो. देखो, yes I agree with the statement. For example, combustion of fuel. Desirable कब? When we want combustion for cooking food. तो जब हमें खाना बनाना है तो हमें combustion चाहिए. नॉन डिजायरेबल कब हो जाएगा? When the same combustion take place in forest leading to forest fire. अगर वही combustion forest में पूरा forest fire कर देगा, so then we don't want that. So it is undesirable there. Understood? चलो, moving ahead. Next question. In physical change, no new substance is formed. Yes, it is true. फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बट स्टिल सम ऑफ देम आर इररिवर्सिबल. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जाम्पल. ओके बेटा, फिजिकल चेंजेस को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल चेंजेस में, है ना. तो फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन तब भी कुछ ऐसे फिजिकल चेंज होते हैं जिनको हम वापस ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं ला सकते उस केस में, है ना. तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं. क्या होगा? बताओ क्या होगा? कटिंग, जहां पर भी कटिंग हो रही ना, कटिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वेजिटेबल, तो वो सारे इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि वहां शेप और साइज तो चेंज हो रहा है, लेकिन आप वापस जोड़ के थोड़ी आप उसको ओरिजिनल साइज में ला सकते हो, है ना. सो पेपर अगर आपने कट कर दिया तो यू कांट गेट द ओरिजिनल शीट. अगर आपने वुड कट कर दिया तो वुड लॉग आपको वापस नहीं मिलेगा. वेजिटेबल कट कर दी तो वेजिटेबल दोबारा वापस आपको ओरिजिनल इंटैक्ट तो मिलेगा नहीं, है ना. सो एनीथिंग यू कैन राइट. और कुछ हो सकता है क्या? बर्स्टिंग ऑफ बलून. आप बलून अगर फूट जाए, बर्स्ट हो जाए, तो वापस आपको वो ओरिजिनल शेप में नहीं मिलेगा, फिर आप उसको दोबारा उतना ही साइज में नहीं फुला सकते हो, है ना. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज अगेन द एग्जाम्पल. अगर ग्लास टूट जाए तो आप फिर ओरिजिनल ग्लास नहीं आपको मिलेगा, करेक्ट, लेकिन वो ग्लास ही रहेगा, तो इट्स अ फिजिकल चेंज. आंसर देखो, कटिंग ऑफ पेपर, पेपर रिमेन्स पेपर बट वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल शीट. नेक्स्ट, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास रिमेन सेम बट कांट बी रीस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल शेप. सो दैट्स व्हाई दीज आर फिजिकल चेंज बट irreversible also. Understood? चलो, next one, short answer questions. These are the 3 marker ones. Question पढ़ते हैं. During a classroom activity, teacher placed an inverted glass over a burning candle. बेटा ये एक्टिविटी हमने भी करी थी वन शॉट में. क्या करते हैं यहाँ पर? जो कैंडल जली होती है उसमें हम इन्वर्टेड ग्लास रखते हैं और थोड़ी देर में वो फ्लेम बुझ जाती है. क्यों बुझती है? बिकॉज वी आर बेसिकली कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन चाहिए बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए, जो कि इसको नहीं मिलती कैंडल को, और वो बुझ जाती है. चलो आगे देखते हैं. आफ्टर सम टाइम द फ्लेम वेंट आउट. फेज रेज द क्वेश्चन, विच गैस इज प्रेजेंट इनसाइड द ग्लास आफ्टर द कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश्ड. ओके बेटा, कैंडल जब बुझ गई तो उसके बाद उस ग्लास के अंदर कौन सी गैस थी? वो ग्लास थोड़ा फॉगी सा लग रहा था ना, गैस थी उसके अंदर. कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी, है ना. सो इट्स आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट, जो इमीडिएटली आस्क्ड हाउ कैन वी टेस्ट इट. ओके, हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? अगेन वी डिड एक्सपेरिमेंट फॉर द सेम. क्या करना होता है बेटा? कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की वैलिडिटी चेक करनी है, मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं ये चेक करना है, तो सीधे लाइम वाटर एक्सपेरिमेंट, बस वही है. क्या करा था हमने? वी हैव टू टेक द पेट्री डिश, उसमें आपने लाइम वाटर फिल करना है, कैंडल रखना है और फिर से इन्वर्टेड ग्लास रख देना है. इस बार जब कैंडल बुझेगी तो गैस प्रोड्यूस होगी एंड दैट गैस विल रिएक्ट विद द लाइम वाटर एंड लाइम वाटर विल टर्न मिल्की. दैट्स इट. इट शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आंसर देखो, carbon dioxide is present inside the glass, so 1 marks. Next, place a burning candle again in a petri dish filled with lime water. Cover it with the glass. After some time, the lime water will turn milky. It shows that the carbon dioxide was produced inside the glass jar. So 2 marks again. Total 3 marks. Got it? Next question. During the process of eating, food is first chewed in the mouth and later digested inside. In both the process, food is undergoing some change. Yes, बेटा जब हम फूड को माउथ में रखते हैं, च्यू करते हैं टीथ से, तो चेंज होता है ना, फूड का स्ट्रक्चर चेंज होता है. और जब हमारी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन हो रहा होता है तो भी चेंज होता है. यस, एंड दोनों के दोनों प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, तो फूड तो चेंज हो रहा है. Does chewing and digestion brings the same type of change in the food? Give reason for your answer. So basically, I think question is asking, क्या ये च्यूइंग और डाइजेशन सेम टाइप की प्रोसेस है कि नहीं? जल्दी बताओ. टाइम के साथ पॉज दिस वीडियो एंड टेल मी द आंसर. जल्दी बताओ, च्यूइंग और डाइजेशन क्या सेम टाइप की प्रोसेस है? नो, च्यूइंग इज फिजिकल प्रोसेस एंड डाइजेशन इज बेसिकली केमिकल प्रोसेस. फिजिकल भी होता है डाइजेशन में थोड़ा बहुत, लेकिन केमिकल ज्यादा होता है. अब बताओ क्यों? बेटा च्यूइंग में हम क्या कर रहे हैं? वी आर ग्राइंडिंग द बिगर फूड पार्टिकल. हम पूरा इतना बड़ा पीस डालते हैं और फिर इसको च्यू करके छोटे 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 पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं. सो वी आर चेंजिंग द शेप एंड साइज.
सो च्यूइंग विल बी कंसिडर्ड एज फिजिकल चेंज। और डाइजेशन में क्या हो रहा है बेटा, डाइजेशन में जो भी हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया वो सारा डाइजेस्ट यानी कुछ केमिकल चेंज होता है उसमें, और उसमें से फिर न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में चले जाते हैं। यस, सो न्यूट्रिएंट्स गेट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दैट फूड, so that's why it must have undergone chemical change. Got it? So digestion को हम chemical change consider करेंगे और chewing को physical change. Explain कैसे करेंगे देखो. No chewing and digestion brings different type of change. 1 marks. Chewing of food is a physical change because only size and shape of the food is changing. सिर्फ size और shape change हो रहा है, bigger pieces to smaller pieces. यहाँ आ जाओ digestion में. Digestion of a food is a chemical change because food changes into simpler substance that can be absorbed by the body. Food changes into simpler substance that can be absorbed by the body. समझ में आया? चलो, moving ahead. One more short answer question. Weathering and erosion are natural processes that constantly changes the surface of earth. Weathering brings the change in the rocks, while erosion is the movement of weathered material. Okay? Erosion is the movement of weathered material. बेटा, what is weathered material? वेदर्ड मटेरियल क्या होगा? जो बड़ी रॉक्स छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई वही तो वेदर्ड मटेरियल होगा। तो इरोजन इज द मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल। इरोजन में होता क्या है, वो छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ विंड एंड वाटर, है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द वेदरिंग ऑफ रॉक्स? बेटा वेदरिंग ऑफ रॉक्स में दोनों ही चेंज होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल, है ना। आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये। आंसर देखो क्या होगा, वेदरिंग इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल कहाँ होता है? जहां पर बड़ी रॉक छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली शेप एंड साइज चेंज होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज ऑफ द विंड, है ना। सो फिजिकल फैक्टर्स। आंसर, breaking of rocks into smaller pieces due to the change in water, wind, temperature, etc. It is a physical change. Next देखो केमिकल चेंज कहाँ होगा? जो भी रॉक में मिनरल होते हैं, स्पेशली आयरन, अगर वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में लगातार आते हैं तो क्या होता है, वहां पे रस्टिंग हो जाती है, केमिकल चेंज। So the mineral process present in the rock reacts with air and moisture, such as rusting of iron. This is the example. So chemical change. Next question: how movements of weathered material takes place during the erosion? अच्छा बेटा, ये जो weathered material है उसका मूवमेंट कैसे होता है इरोजन के टाइम पे? Because of the force of wind and water. बस इतना ही आंसर है। Yes. During erosion, the weathered material move from one place to another by natural agents such as wind and water. इतनी लंबी लाइन की जरूरत नहीं है, सिर्फ विंड एंड वाटर। योर मार्क्स। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, 5 मार्कर 1। क्या है यहाँ पर? फिल इन द ब्लैंक्स विद द केमिकल नेम और फॉर्मूला टू कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ पे सारी रिएक्शन जो आपके चैप्टर में दी हुई हैं आपको यहाँ पे फिल करना है। आई थिंक एवरी फिल इज 1 मार्क्स। अगर आपके स्कूल में फॉर्मुलेस लिखवाए हैं तो फॉर्मुले से मैं बताऊंगी, आप नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो क्या है यहाँ पर? लाइम वाटर प्लस CO2 गिव्स यू इनसॉल्युबल सब्सटेंस। मैंने शुरू में ही बता दी थी ये। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूला है, नहीं पता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वर्ड में लिखना। सो इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। डन। नेक्स्ट वन, डैश प्लस बेकिंग सोडा गिव्स यू CO2 प्लस अदर सब्सटेंस। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है तो यहाँ पे पक्का बेकिंग सोडा में क्या डाला? एसिड डाला होगा। कौन सा एसिड डालेंगे? विनेगर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केमिकल नेम पूछा हुआ है तो केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड। सेकंड चैप्टर में पढ़ा था अच्छे से, है ना। तो आप एसिटिक एसिड लिख लो या फिर लेमन में क्या होता है सिट्रिक एसिड लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है ना। मैं आपको यहाँ पे सिट्रिक एसिड लिख के दिखा देती हूँ। अदरवाइज यू कैन गो फॉर विनेगर ऑल्सो, विनेगर से भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू डैश प्लस हीट प्लस लाइट। बेटा हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब कंबशन रिएक्शन है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन कंबशन नहीं होता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हुआ था यहाँ पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था। ओके नेक्स्ट, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। सिंपल रस्टिंग वाली प्रोसेस है। क्या बना था यहाँ पर? यहाँ पर मिला था आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, क्लियर। चलो मूविंग अहेड। नेक्स्ट 5 मार्कर क्वेश्चन, कैटेगराइज द फॉलोइंग चेंजेस इनटू फिजिकल एंड केमिकल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। ओके, आपको बेटा ये भी बताना है केमिकल है कि फिजिकल है, फिर ये भी बताना है कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अब देखो जहां पर भी केमिकल चेंज होगा वो तो डेफिनेटली इरिवर्सिबल ही होगा, क्योंकि वहां न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि वापस आप
ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना, नॉर्मली। तो केमिकल चेंज तो सीधे इरिवर्सिबल ही हो जाएगा। फिजिकल चेंज में आपको कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखते पढ़ते हैं, देखो बेटा, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, रबर का साइज छोटा था, स्ट्रेच कर दिया तो साइज चेंज हुआ, फिजिकल चेंज है। और क्योंकि आपने सिर्फ स्ट्रेच किया है, उसको ब्रेक नहीं किया हुआ है, तो रिलीज करोगे तो वापस शेप पे आ जाएगा। सो इट विल बी अ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख के दे रही हूँ। ओके, कर्डलिंग है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से आपको पूरा कर्ड कर मिल गया। इट इज ए केमिकल प्रोसेस, क्योंकि उसके अंदर न्यू सब्सटेंस दैट इज एक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज ए केमिकल प्रोसेस, और केमिकल प्रोसेस तो रिवर्सिबल ही, इरिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, डिजॉल्व किया है सिर्फ, तो फिजिकल प्रोसेस है। और ये क्योंकि डिजॉल्व है तो वापस आप पानी को इवेपोरेट कर दोगे तो शुगर वापस मिल सकती है। सो इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल एंड इरिवर्सिबल, अब इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कुकिंग ऑफ फूड, बेटा कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि वहां पर फूड कुक होके उसके अंदर के जो केमिकल की प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो चुकी हैं, ठीक है, अब वो रॉ नहीं रह गया है। सो इट इज अ केमिकल प्रोसेस एंड अगेन इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इजी है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलो मूविंग नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग फॉर केस बेस्ड क्वेश्चंस, 4 मार्कर 1। पढ़ते हैं कोई केस, देखो। The simple candle has attracted the curiosity of many scientists. Michael Faraday considered the candle as a perfect object to introduce scientific studies because it demonstrates several processes in a single experiment. By observing a burning candle, one can understand a lot of changes like melting, vaporization, as well as combustion. Through this example, Faraday explained a difference between the physical and chemical processes in the clear and practical way. Okay, बेटा ये माइकल फेराडे के बारे में जो एक बॉक्स में दिया हुआ था ना, वहीं से लिया गया है थोड़ा बहुत हिस्सा। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द क्वेश्चंस? फर्स्ट वन, राइट डाउन एनी 2 फिजिकल चेंजेस दैट आर मेंशन्ड इन द केस। ओके, फिजिकल चेंज आपको लिखने हैं, लेकिन वो वाले फिजिकल चेंज लिखने हैं जो आपको इस पूरे पैराग्राफ में दिए हुए हैं। कहाँ दिए बताओ? दिए हुए हैं क्या? कहाँ पर है? चेंजेस लाइक ये रहा, by observing burning, ये lot of changes like melting, vaporization as well as combustion. अब इसमें बेटा melting and vaporization, these are the state change, है ना। melting में solid to liquid, vaporization में liquid to gaseous change, ठीक है। these are the physical, देखो melting and vaporization, clear? next part, why do you think candle was a subject of curiosity among the scientists? candle में से क्या खास बात है बेटा? टॉपिक का नाम ही candle, हमने कैसे पढ़ा था, where physical and chemical change undergo simultaneously, है ना। so candle is subject of curiosity because in this burning of candle the physical and chemical change can be observed simultaneously in one go. देखो आंसर, because both physical and chemical changes occur simultaneously while burning of the candle. again easy. next one, what undergo combustion in the candle? ओके बेटा ये है आपका 2 मार्कर वाला। सी ऑप्शन यूजुअली 2 मार्कर होता है और के साथ, मीन्स यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन दिया होगा और के साथ, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको, है ना। तो व्हाट अंडरगो कंबशन इन द कैंडल? कैंडल में जो कंबशन हो रहा है वो किस में हो रहा है? एक तो विक में हो रहा है, जो धागा है बीच का, है ना, कॉटन विक, उसमें हो रहा है। लेकिन उसमें कंबशन इतनी देर तक क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर जो वैक्स है, वैक्स में जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, जिस यानी वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो वो उनमें भी कंबशन होता है ना। सो 2 थिंग्स विच आर अंडरगोइंग कंबशन। आंसर देखो, द कॉटन विक एंड द वॉलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट इन द वैक्स अंडरगो कंबशन इन द कैंडल। अंडरस्टूड? और वाला क्वेश्चन क्या है? ये है और वाला क्वेश्चन, व्हेन अ कैंडल बर्न्स पार्ट ऑफ वैक्स मेल्ट्स एंड सॉलिडिफाइज अगेन, विच इज अ फिजिकल चेंज? यस बेटा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिर नीचे आके वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो फिजिकल चेंज है क्योंकि स्टेट चेंज हो गया। हाउएवर द टोटल बेस लेफ्ट आफ्टर टोटल वैक्स, However, the total wax left after burning is always less than the original amount. Explain why this happens. बेटा जब भी हम कैंडल मेल्ट कंबशन अंडरगोज कंबशन, तो वैक्स मेल्टिंग होती है ना, हमने ऑब्जर्व करी है। लेकिन वैक्स मेल्ट होकर जब नीचे आता है ना, तो लास्ट में जब आपको वैक्स मिलता है वो थोड़ा सा मिलता है। वो कैंडल जितनी बड़ी थी उस साइज का वैक्स नहीं मिलता आपको, कम मिलता है। कहाँ गया वैक्स? दिस यू हैव टू एक्सप्लेन, है ना। वाई द अमाउंट ऑफ वैक्स विच सॉलिडिफाइज अगेन बैक, why it is less in quantity than the original one. बेटा कहाँ गया बताओ? अगेन आंसर इज हियर,
वैक्स इज कंटेनिंग सम वॉलेटाइल सब्सटेंस विच अंडरगो कंबशन। अगर कंबशन उनका हो गया तो उसके बाद वो ओरिजिनल सब्सटेंस थोड़ी मिलेगा आपको, है ना, वो इट कांट बी रिकवर्ड बैक, सो दैट्स व्हाई। आंसर कैसे लिखोगे? वैक्स कंटेन सम वॉलेटाइल मटेरियल विच अंडरगोज कंबशन ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द कैंडल, these parts can't be recovered, these volatile part which are already burned, they can't be recovered, so that's why the solidified wax obtained is less. Understood? Chalo, moving ahead, one more case and this is the last question. When a substance undergo combustion, it produces heat and light. Palden observed that some substances like kerosene, paper and dry leaves catches fire easily when heated, while others like water do not burn at all. He also noticed that even when all conditions necessary for combustion are present, some materials like wood or coal take time to start burning as they need more heat to reach their ignition temperature. Okay, so this is the case. Let's read out the question. First one, why some substances take more time to start burning? बेटा क्यों कुछ सब्सटेंस जो होते हैं उनको ज्यादा टाइम लगता है बर्न करने के लिए? क्यों लगता है बताओ? बिकॉज ऑफ द हाई इग्निशन टेम्परेचर, है ना? सिंपल आंसर होगा इसका, बिकॉज देयर इग्निशन टेम्परेचर इज हाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द सब्सटेंस विच डू नॉट कैच फायर एट ऑल? बेटा ऐसे सब्सटेंस जिनमें फायर होती ही नहीं है, जैसे कि वाटर, उनको क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, है ना? कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस पढ़ा था हमने, सो दीज आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। आंसर इतना ही होगा, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is meant by ignition temperature? What happens when ignition temperature is low? Again this is 2 marker 1। बेटा ignition temperature definition बतानी है आपको, क्या होती है? the minimum temperature at which substance undergo fire। उसके नीचे टेम्परेचर अगर होगा तो उस सब्सटेंस में आग नहीं लगेगी, वो आग पकड़ेगा ही नहीं, ठीक है? So that is ignition temperature definition क्या होगा? The minimum temperature at which substance catches fire is called ignition temperature। Now what happens when ignition temperature is low? बेटा जितना कम किसी का इग्निशन टेम्परेचर होगा उतना जल्दी उसमें आग लग जाएगी ना। यस, क्योंकि उतना जल्दी उस टेम्परेचर पे हम रीच कर सकते हैं। सो व्हेन इग्निशन टेम्परेचर इज लो द सब्सटेंस कैचेस फायर फास्टर। करेक्ट। चलो नेक्स्ट वन, इसके बाद और वाला क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ केरोसिन इज पोर्ड ऑन वुड व्हाट डिफरेंस इट विल ब्रिंग इन द कंबशन ऑफ वुड एंड व्हाई? बेटा केरोसिन और वुड के कंबशन में हमें क्या फर्क दिखाई देता है? केरोसिन कैचेस फायर इमीडिएटली, इट इज हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस। वुड में थोड़ा टाइम लगता है उसको जलाने में। क्यों ऐसा? बिकॉज वुड का इग्निशन टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो अगर आप केरोसिन वुड में डाल दोगे तो क्या होगा? देन व्हाट डिफरेंस इट विल ब्रिंग? हियर द केरोसिन विल कैच फायर इमीडिएटली एंड देन इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी हीट फॉर द वुड टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर हम माचिस से वुड में हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच द इग्निशन टेम्परेचर। वहीं पे बेटा अगर केरोसिन सारा एक साथ जल रहा है तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी ना, तो वुड का इग्निशन टेम्परेचर जल्दी मिल जाएगा, तो फिर वुड में बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी जल्दी, ठीक है? दिस विल बी द चेंज। केरोसिन हैज लो इग्निशन टेम्परेचर सो इट कैचेस फायर इजीली, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, व्हेन केरोसिन इज पोर्ड ऑन वुड इट बर्न्स फर्स्ट एंड प्रोवाइड्स द नेसेसरी हीट टू द वुड। इट दिस हेल्प द वुड टू रीच द इग्निशन टेम्परेचर quickly and it undergoes combustion. Understood? Chalo, with this we are done with these all important questions. I hope you were able to comprehend each and every concept from this chapter. बेटा ये सारे questions पे हमने सारे concept चैप्टर कवर कर लिए हैं, but still अगर आपको ऐसा कोई question दिखता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है और still you are having doubt, do comment, I will revert back there. ठीक है? चलो, see you soon for the next chapter. Till then take care, bye bye.